तो बच्चों आज 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर क्लास 12 बायोलॉजी के देखने वाले हैं। ये अंतर आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। ये आंसर से उठाए गए अंतर हैं। कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए हम आपको करा दे रहे हैं। ये अंतर ब्रूड पोष और ब्रूड पोष में अंतर, आभासी फल वास्तविक फल में अंतर, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर, सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। तो इनमें से जो डीएनए और आरएनए ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये तीनों अगर इन दोनों में से कोई आया तो आया, वरना इन तीनों में से 2 आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ये पांचों अंतर में से आपका एक अंतर जरूर आपके एग्जाम में आ जाएगा, वरना 2 आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक, तो इन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। सारे अंतर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर हैं। कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, इस बार भी इसके आने के पूरे चांसेस हैं, इसीलिए हमने आपको ये करा दिए हैं। ठीक, तो सबसे पहले भ्रूण कोष और भ्रूण कोष में अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका भ्रूण कोष और भ्रूण कोष में अंतर दिया हुआ है। आप इसी तरीके से, लेकिन अपने नीले और काले पेन से हेडिंग डालेंगे ऊपर, उसके बाद काले पेन से भ्रूण कोष और भ्रूण कोष का बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद पॉइंट वाइज जैसे लिखा है वैसे ही लिखते चले जाएंगे। ठीक, पहला पॉइंट आपको लिखना है कि ये अगुणित होता है, यानी कि जो भ्रूण कोष होता है ये अगुणित होता है, यानी कि सिंगल एन वाला होता है। ठीक, भ्रूण कोष जो होता है यह त्रिगुणित होता है, यानी कि 3n होता है। और जो भ्रूण कोष होता है, इसका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है, यानी कि जो भ्रूण होता है उसमें ले लें या फिर मनुष्य में ले लें या फिर जानवरों में ले लें, तो उनके जो भ्रूण होते हैं उनके विकास में ये सहायक होता है। ठीक, भ्रूण पोष में दिया हुआ है दूसरा पॉइंट, यह भ्रूण के पोषण में सहायक होता है, यानी कि जो इसमें पोष दिया हुआ है तो ये पोषण में सहायक होता है। तीसरा पॉइंट आपका भ्रूण कोष में दिया हुआ है कि इसमें भोजन संचित नहीं होता, यानी कि जो भ्रूण कोष होता है उसमें भोजन संचित नहीं होता है, लेकिन जो भ्रूण पोष होता है उसमें भोजन संचित होता है। और चौथा पॉइंट इसी में दिया हुआ है कि इसका विकास क्रियाशील गुण बीजाणु से होता है, यानी कि जो भ्रूण कोष होता है उसका विकास जो होता है वो क्रियाशील गुण बीजाणु से होता है। भ्रूण पोष में आपका चौथा पॉइंट दिया हुआ है कि इसका विकास प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक से होता है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे पांचवा पॉइंट आपका दिया हुआ है कि यह जनन इकाई को आश्रय देता है, यानी कि जो भ्रूण कोष आपका होता है ये जनन इकाई को आश्रय देता है। और यहाँ पे जो भ्रूण पोष होता है यह एक पोषक उत्तक है। तो आपको 5 पॉइंट लिख देना है, 5 लिख दें 4 लिख दें, आपके सफिशियंट रहते हैं। ठीक, तो 5 आपको ज्यादा से ज्यादा 5, कम से कम आपको 3 अंतर जरूर लिखने हैं। ठीक, तो ये आपका पहला अंतर हो गया। अब जो दूसरा आपका अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है आभासी फल तथा वास्तविक फल, यानी कि असत्य फल और सत्य फल में अंतर। तो ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आप आंसर उठा कर देखेंगे सत्य फल असत्य फल दिया होगा या फिर आभासी फल वास्तविक फल दिया होगा। तो ये भी आपके एग्जाम में आता है, बहुत आता है। तो इसे भी देख लेते हैं। उसके बाद डीएनए तथा आरएनए जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे। ठीक, तो आभासी फल और वास्तविक फल सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आभासी तथा वास्तविक फल में अंतर दिया हुआ है। आभासी फल को असत्य फल बोलते हैं, वास्तविक फल को आपका सत्य फल बोलते हैं। तो अगर सत्य और असत्य फल भी आ जाए आपके एग्जाम में तभी आपको यही वाला करना है। तो आभासी फल में जो आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है आभासी फल का निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, यानी कि जो आभासी फल होते हैं उसका जो निर्माण होता है वो अंडाशय से नहीं होता है। वास्तविक फल जो होता है वो वास्तविक फल का निर्माण अंडाशय से होता है, यानी कि जो सत्य फल आपके होते हैं वास्तविक फल, उनका जो निर्माण होता है वो अंडाशय से ही होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ आभासी फल में त्रिसंलयन नहीं होता है, यानी कि जो आभासी फल होते हैं उनमें त्रिसंलयन नहीं होता है, लेकिन जो वास्तविक फल होते हैं उसमें त्रिसंलयन होता है। इसमें आपको लिख देना है वास्तविक फल में त्रिसंलयन होता है। आभासी फल में आपका तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि आभासी फल की में वर्तिकाग्र लगी रहती है, यानी कि जो आभासी फल होते हैं उनमें जो वर्तिकाग्र होती है वो लगी रहती है। वास्तविक फल में आपका तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि वास्तविक फल में वर्तिकाग्र नष्ट हो जाती है। तो तीसरा पॉइंट आपको ये कर देना है। चौथा पॉइंट आपका आभासी फल में दिया हुआ है कि आभासी फल के बीज का निर्माण नहीं होता है, यानी कि जो आभासी फल होते हैं उनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। वास्तविक फल में आपका चौथा पॉइंट दिया हुआ है कि वास्तविक फल में बीज का निर्माण होता है। जो वास्तविक फल होते हैं उनमें बीज का निर्माण होता है। उदाहरण में आपको सेब केला आदि लिख देना है, यानी कि सेब और केला ये आपके आभासी फल होते हैं। सेब एक एक्सेप्शनल होता है, इसमें बीज का निर्माण होता है, केले में बीज का निर्माण नहीं होता है। ठीक, वास्तविक फल जो होता है उसमें बीज का निर्माण होता है।
इसमें आम, बेर जितने भी बीज वाले फल हैं उनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं वास्तविक फल में, ठीक। तो ये आपका आभासी फल और वास्तविक फल में अंतर हो जाएगा। अब हम आपका डीएनए और आरएनए में अंतर देख लेते हैं। ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है। केमिस्ट्री में भी ये आपके एग्जाम में आ जाता है और बायोलॉजी में भी आ जाता है। दोनों के लिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो डीएनए और आरएनए आपको ये हेडिंग ब्लैक पेन से लिखना है, उसके बाद ब्लैक पेन से आपको डीएनए और आरएनए के बॉक्स बना लेने हैं, ठीक। बॉक्स बनाने के बाद इसमें पहला पॉइंट आपको लिखना है कि इसमें पेंटोज शर्करा डीऑक्सी राइबोज प्रकार की होती है, यानी कि जो इसमें पेंटोज शर्करा पाई जाती है वो डीऑक्सी राइबोज प्रकार की होती है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और इसका फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में, तब भी आपको आराम से कर देना है, ठीक। तो ये आपके इसमें पहला पॉइंट आपका डीऑक्सी राइबोज पाई जाती है, इसमें जो है आपकी राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो ये पहले पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट डीएनए में आपका दिया हुआ है कि इसमें थायमीन क्षारक पाया जाता है, यानी कि इसमें जो थायमीन क्षारक होता है वो उपस्थित रहता है, और इसमें थायमीन नहीं होता है, यूरेसिल क्षारक पाया जाता है, यानी कि थायमीन की जगह पे यहाँ पे यूरेसिल क्षारक पाया जाता है। और डीएनए में आपका तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, यानी कि जो डीएनए होता है वो मुख्य रूप से आपके केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए जो होता है वो मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, यानी कि कोशिका का जो द्रव्य होता है उसमें पाया जाता है आपका आरएनए। डीएनए में आपका चौथा पॉइंट दिया हुआ है कि इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाई जाती हैं, श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, यानी कि इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, और इसमें जो आरएनए में होता है यह सामान्यतः एक सूत्रीय होता है, यानी कि जो आपका आरएनए होता है ये सामान्यतः एक सूत्रीय होता है। तो 4 पॉइंट यहाँ हो गए। 5वां पॉइंट हम पीछे देख लेते हैं कि 5वां पॉइंट इसमें क्या दिया। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट और कम से कम आपको 3 पॉइंट ज़रूर लिखने हैं, ठीक। अगर आपको उदाहरण मिल जाता है तो उदाहरण भी लिख देना, वरना कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक। तो यहाँ पे 5वां पॉइंट इसका डीएनए और आरएनए का देख लेते हैं। यहाँ पे डीएनए और आरएनए का 5वां पॉइंट दिया हुआ है कि यह जो डीएनए है वो प्रायः सभी जीवों एवं कुछ विषाणुओं का आनुवंशिकीय पदार्थ होता है, यानी कि जो डीएनए होता है वो सभी जीवों का और कुछ प्रकार के विषाणुओं का आनुवंशिकीय पदार्थ होता है। आनुवंशिक लक्षण पदार्थ क्या होता है? जो पूर्वजों के लक्षणों को स्थानांतरित करता है उन्हें आनुवंशिक लक्षण पदार्थ बोलते हैं, उसी को आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं, ठीक। अब इसमें आरएनए में आपका 5वां पॉइंट दिया हुआ है कि यह केवल विषाणुओं में ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, यानी कि ये केवल विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो आपका डीएनए और आरएनए में भी अंतर हो गया। इसके बाद जो आपका चौथा अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर। ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगर डीएनए और आरएनए नहीं है तो आपका ये वाला आ जाता है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि ये छोटा अंतर है, 2 नंबर में ही पूछा जाता है। तो इसमें आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले आपको न्यूक्लियोसाइड बना लेना है और न्यूक्लियोटाइड बना लेना है। अगर आपको ज़्यादा अंतर मिल जाते हैं तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट इसमें आपको लिखना होगा कि ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि क्षारीय इनकी जो प्रकृति होती है, स्वभाव जो होता है वो क्षारीय स्वभाव होता है। और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। न्यूक्लियोसाइड का दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स के घटक होते हैं, यानी कि ये जो घटक होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के घटक घटक होते हैं। और ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये न्यूक्लिक अम्ल, ऊर्जावाहक तथा सह एंजाइम के घटक होते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये ऊर्जावाहक और सह एंजाइम के घटक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ऊर्जावाहक तथा सह एंजाइम के घटक होते हैं। तीसरा पॉइंट न्यूक्लियोसाइड में आपका दिया हुआ है कि यह 2 अणुओं नाइट्रोजनी क्षारक तथा पेंटोज शर्करा से बनता है, यानी कि जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं आपके ये 2 अणुओं से बनते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजनी क्षारक तथा पेंटोज शर्करा से बनते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड्स आपके होते हैं ये 3 अणुओं से बनते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोज शर्करा तथा फास्फेट। इन 3 अणुओं से ये बनता है जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आपके। तो ये 3 अंतर आपको एग्जाम में लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद जो आपका 5वां और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है वो देख लेते हैं, सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। आपको इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखना है। आपको ये पूरी हेडिंग ब्लैक पेन से लिखनी है, उसके बाद ब्लैक पेन से आपको 2 बॉक्स में सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसी में अंतर पूछा जाए वो आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। उसके बाद इसी तरीके से पॉइंट बना के लिख देंगे तो आपको
एक भी नंबर कटने के कोई चांस नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर देख लेते हैं। तो सक्रिय प्रतिरक्षा में आपका पहला अंतर दिया हुआ है कि सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं, यानी कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है उसमें प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु शरीर में कुछ प्रतिजन जो होते हैं वो प्रवेश कराए जाते हैं, प्रविष्ट कराए जाते हैं, ठीक। और जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा में पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि प्रतिरक्षा सीधे ही शरीर में डाले जाते हैं, यानी जो प्रतिरक्षी होते हैं वो सीधे ही आपके शरीर में डाल दिए जाते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा में आपका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि यह क्षमता उत्पन्न होने में समय लगता है, यानी कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा की क्षमता होती है उसे उत्पन्न होने में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होता है इससे शरीर में प्रतिरक्षा जल्दी प्राप्त हो जाती है, यानी कि ये जो प्रतिरक्षा देता है वो आपके शरीर में जल्दी ही प्राप्त हो जाती है, ठीक। तो ये आपकी निष्क्रिय प्रतिरक्षा का दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि यह लंबे समय तक बनी रहती है, यानी कि ये प्रतिरक्षा जो होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है। और जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है उसमें आपको तीसरा पॉइंट लिखना है कि यह प्रतिरक्षा उसी समय उसी समय काम करती है, यानी कि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है वो उसी समय काम करती है, तुरंत काम करती है, ठीक। और चौथा पॉइंट सक्रिय प्रतिरक्षा में आपको लिखना है कि शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती हैं, यानी कि जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं जब ये प्रवेश करवा दिया जाता है एक बार, तो शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो संक्रमण के प्रति, जो संक्रमण आप में होगा उसके प्रति स्वयं ही प्रतिरक्षी विकसित करती रहती हैं, उसी के द्वारा प्रतिरक्षी विकसित करती रहती हैं। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आपका चौथा पॉइंट दिया हुआ है कि ये प्रतिरक्षी किसी और प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करके बनाए जाते हैं, यानी कि किसी दूसरे प्राणी के शरीर में जब प्रतिजन प्रवेश कराए जाएंगे तो उन्हीं के द्वारा बने हुए ये प्रतिरक्षी होते हैं, ठीक। तो इनके उदाहरण में आपको लिख देना है, जो सक्रिय में लिखना है वो चेचक लिख देना है और निष्क्रिय में लिखना है टीबी, टिटनेस और पोलियो। तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती हैं, ये जल्दी आपके जब टीबी के और टिटनेस के और पोलियो के इंजेक्शन लगते हैं तो ये तुरंत असर कर जाते हैं, लंबे समय तक ये काम नहीं करते हैं, ठीक। लेकिन जो चेचक का टीका होता है वो अगर आपको एक बार लग गया तो ये काफी लंबे समय तक कार्य करता है और इसका जो कार्य होता है वो धीरे धीरे, इसकी जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे होती है, यानी कि इसकी कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे होती है, ठीक। तो ये सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आपका अंतर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है डीएनए और सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, ठीक। तो इन्हें आपको जरूर तैयार कर लेना। और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और जो भूड़पोष और भूड़कोष हैं इनमें आपको अंतर, ये आपको एक दो बार पढ़ लेना है, ठीक। और इन दोनों का आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो सभी के आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट कर लें और इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एक एक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। तो सभी के आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें और अच्छे तरीके से इन्हें तैयार कर लें। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें कि कौन कौन से आपको अंतर तैयार करने हैं। अब आप पहले अंतर यानी कि भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में जो अंतर दिया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट करें। अब इसके बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। अब जो दूसरा अंतर आपका दिया हुआ है आभासी फल और वास्तविक फल, उसका भी आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो अब आप यहाँ पे वास्तविक फल और आभासी फल का भी स्क्रीनशॉट कर लें और जो इसका बचा हुआ पार्ट है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब आप यहाँ पे डीएनए और आरएनए का भी स्क्रीनशॉट कर लें। इसे भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक दो बार रिपीट करना है, इसे अच्छे तरीके से तैयार करके आप जानना। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, ठीक। डीएनए और आरएनए आभासी फल वाला और जो सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार लगभग आपके एग्जाम में आ जाते हैं, इन्हें जरूर तैयार करके जाना। अभी जो इसका 5वां पॉइंट दिया हुआ है उसका भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना। डीएनए और आरएनए का 5वां पॉइंट इधर दिया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। उसके बाद आप न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का जो अंतर दिया हो उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। अब यहाँ पे जो सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा दी हुई है इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें और इसका जो लास्ट पार्ट दिया हुआ है उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसमें जिनमें जिनमें उदाहरण लिखे हो उनमें 5वां पॉइंट आपको उदाहरण करके लिख देना है। तो उदाहरण आपको जरूर लिखना है जिनमें उदाहरण दिए हैं, क्योंकि उदाहरण से आपका एक अलग इफेक्ट पड़ेगा और आपका एक पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर हैं, लेकिन उनमें से जो डीएनए आरएनए और सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा है
ये तो काफ़ी बार पूछे गए हैं। आप अनसॉल्व्ड उठाकर देखेंगे, आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आएँगे, ठीक? इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।